ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और लगातार हम बात कर रहे हैं उस सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल की जो जर्नलिस्ट ने किया है, मध्य प्रदेश के उन पत्रकारों ने किया है जिनका 30 साल और 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। और इन एग्जिट पोल जिनको हम आपको दिखा भी चुके हैं, सातों एग्जिट पोल भी हमने दिखाए हैं। एक बार फिर हम रिक्वेस्ट करूंगा मैं टीम से कि एक बार फिर हम एक क्विक जो दर्शक शायद बाद में जुड़े हों उनके लिए हम बता दें कि ये जो एग्जिट पोल हैं पत्रकारों के, जिनको आप बंसल न्यूज़ पर देख रहे हैं, वो क्या कहानी कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जिट पोल जो मुझे लगता है सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल हैं आपके सामने है। और सुशील शर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट, हर्षवर्धन प्रकाश जी, देव श्रीमाली जी, और ये एग्जिट पोल आपके सामने है जिन पर मुहर लगेगी मंगलवार को। और अब तक हम बहुत इस पर बात करते होंगे कि सुशील जी आप सही थे, हर्षवर्धन जी आप बहुत बेहतर थे, देव श्रीमाली जी आपका जवाब नहीं, या फिर श्री अनुराग पटेरिया जी कमाल कर दिया आपने। इस तरह की बातें हम करते रहेंगे जब हम करीब करीब 14-16 घंटे 20 घंटे बाद इस पर बात कर रहे होंगे। दिनेश गुप्ता जी, संदीप पौराणिक जी। तो ये वो एग्जिट पोल हैं जो हमने बंसल न्यूज़ ने जर्नलिस्ट के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश की है। और देखते हैं कि इनमें से, लेकिन बाय एंड लार्ज जो कहानी है वो बीजेपी को बहुत साफ तौर पर एज दे रही है, एडवांटेज दे रही है। और बीजेपी 15 से ऊपर जाती हुई इन एग्जिट पोल में बहुत साफ तौर पर दिख रही है। आशावादी सिरे जो कांग्रेस की तरफ जाते हैं उनमें देव श्रीमाली जी का नाम सबसे प्रमुख है उनके एग्जिट पोल का। हर्षवर्धन जी का एग्जिट पोल बहुत नैरो मार्जिन दिखाता हुआ नजर आता है। और डॉक्टर सत्य प्रकाश का जो एग्जिट पोल है वो भी जो है वो भी एक मार्जिनल और एक बहुत क्लोज फाइट दिखाता है। लेकिन सुशील जी का जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी के लिए 21 यानी बहुत आसानी से बीजेपी के लिए बहुत ही तगड़ी एक मेजॉरिटी की तरफ इशारा करता है। निश्चित तौर पर बीजेपी एडवांटेजियस पोजीशन में है। मैं टीम से कहूँगा कि हम दिखा भी दें विधानसभा की मौजूदा स्थिति, और विधानसभा की मौजूदा स्थिति के साथ जो संख्या बल है उस संख्या बल को भी हम दिखा दें। लेकिन उसके साथ मैं एक सवाल लेकर दिनेश जी की तरफ मैं आऊँगा। दिनेश जी, मध्य प्रदेश में हमने ये चीज़ें देखी नहीं हैं। हमने कभी मध्य प्रदेश में ये नहीं देखा कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक नैया इस तरह हिचकोले खाए और इस तरह आरोप भी लगे। क्योंकि देखिए, ये हवेली चौधरी की हवेली है, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। खरीद फरोख्त के आरोप जब लगते हैं, प्रतिष्ठा बीजेपी की भी धूमिल होती है, कांग्रेस की भी होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जो जिन स्थितियों में ये हालात बने हैं कि 28 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, तो वो बहुत ही असाधारण सी स्थितियां थीं, जिसमें जो है हमने देखा कि 2018 का जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से चौथी बार सरकार बनाने से पीछे रह गई। उसके बहुत सारे जो फैक्टर थे, जो मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी उन फैक्टर्स को हमने कहीं ना कहीं वो एक्शन में थे, जो फैक्टर थे जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर ले गए थे जी। वो कितने फेवर में गए, नहीं गए, कितना जो है बीजेपी मैनेज कर पाई, तो रिजल्ट से पता लगेगा। लेकिन ये जो स्थितियां हैं ये मध्य प्रदेश में इसलिए भी रही कि यहाँ तीसरा दल नहीं है। जो भी है, दो दलों के बीच फाइट होती थी। आप एक से नाराज हैं तो दूसरे के पास आप ऑटोमेटिक वोट चला जाता था। अभी भी मध्य प्रदेश के लोगों के पास ज़्यादा चॉइस है नहीं। आप उपचुनाव में भी हम देखेंगे कि तो ज़्यादा सबको ये समझ में तो आ रहा है कि बीएसपी अब नेशनल लेवल पर भी आप देखेंगे ना कि बीएसपी जो अनुसूचित जाति वर्ग है जिसको वो रिप्रेजेंट करती है, वो अनुसूचित जाति वर्ग भारतीय जनता उसमें बहुजन समाज पार्टी में अपना भविष्य बहुत नहीं देखता। तो उसके सामने अभी असमंजस है। वो ये सोच रहा है कि किधर जाए, वो क्या भाजपा की तरफ जाए या कांग्रेस के साथ जाए, जो पुराना वो रहता है। तो वो स्थितियां फिर मध्य प्रदेश में जो है, जो दो दलीय व्यवस्था उसको और मजबूत करने वाली है। बिल्कुल। संदीप जी, मैं ये देखता हूं कि जब मध्य प्रदेश में ये सिचुएशन बनी तो कुछ विधायक मानेसर जाते हैं गुड़गांव, हरियाणा, बीजेपी की सरकार। बाद में ये पूरा जो फोकस हो जाता है बेंगलुरु, कर्नाटक, बीजेपी की सरकार। यानी कहीं ना कहीं जिस समन्वय की हम बात कर रहे थे, जिस मदद की अपेक्षा कमलनाथ जी को दिल्ली से हो सकती है, बीजेपी को शायद वो समर्थन भरपूर और प्रचुर मात्रा में मिला। और अभी तो हम देख ही रहे हैं कि पचमढ़ी में डेरा डाले हुए हैं राजस्थान से आए हुए, यानी कोटा के भी कुछ पार्षद जो हैं वो भी यहाँ आके डेरा डाले हुए हैं। किस तरह आप देखते हैं बीजेपी ये समझती है कि कांग्रेस को चोट देना जरूरी है
और अपनी सरकारों को मजबूत रखना कांग्रेस शासित प्रदेशों में बहुत जरूरी है। देखिए शरद जी, बड़ी साफ बात ये बनती है कि बीजेपी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सिर्फ कांग्रेस नजर आती है। जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, उसी को आप कमजोर करेंगे। इसीलिए वो राज्य जहां कांग्रेस का थोड़ा अस्तित्व है, जनाधार है, वोटर हैं, या ये कहें कि उसके विधायक जीत के आते हैं, तो भाजपा का सीधा निशाना उन राज्यों पे है जहां कांग्रेस की किसी दौर में बहुत ज्यादा पकड़ रही है, और वर्तमान में भी वो कांग्रेस बीजेपी के करीब चलती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी जहां भी निशाना बनाएगी वहां कांग्रेस को बनाएगी। अगर मैं काल्पनिक सवाल कर रहा हूं, अगर इंदिरा जी इस समय केंद्र में होती, विपक्ष में होती, अपोजिशन में होती, जैसे राहुल गांधी हैं, या फिर मैं उन राहुल गांधी के पिता की भी मैं बात करता हूं, स्वर्गीय राजीव गांधी होते, तो क्या आपको लगता है कि ये राहुल गांधी जी इन दोनों की तुलना में, तो मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि वो लेवल, वो स्तर अभी उनको अचीव करना है, शुभकामनाएं उनको, लेकिन ये कमजोरी जो इंदिरा जी के समय जो मजबूती थी, इवन राजीव जी के समय जो मजबूती थी, वो अभी नहीं है। राहुल गांधी में वो मैच्योरिटी चेहरे में नहीं दिखती है। अगर आप, क्या होता है कि राजनेता का चेहरा बड़ा मायने रखता है। इंदिरा जी की अगर आप तस्वीर देखें तो आपको वाकई में एक मजबूत महिला नजर आती है। राजीव जी का व्यक्तित्व भी एक प्रभावशाली दिखता है। राहुल गांधी में वो प्रभाव जो दिखना चाहिए चेहरे पे, वो नहीं दिखता। सुशील जी, आप क्या ऐड करेंगे? नहीं, देखिए, राहुल जी की छवि अगर आप देखेंगे तो राहुल जी की छवि पिछले 10-12 सालों में अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिली है। लेकिन जो लोकसभा में जो घटनाक्रम हुआ था, जब वो कमबैक बहुत तेज़ी से कर रहे थे और उन्होंने जो प्रधानमंत्री वाला और आंख मारने वाला घटनाक्रम किया, उससे सबसे ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है। और उसके बाद से ही राहुल गांधी की आप देखिए, राजनीतिक रूप से जो है सबसे ज़्यादा उनको अगर विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ा तो उसी वजह से। दूसरी एक बात आप जो कहते हैं उसमें जोड़ देता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन में जो बात करेगी, खरीद फरोख्त हुई है, एक बड़ा नेता कांग्रेस छोड़ रहा था। अगर वो अकेले छोड़ता, और उसकी टसल मध्य प्रदेश के 2 बड़े दिग्गज कांग्रेस नेताओं से थी, तो इसीलिए बीजेपी ने उसका लाभ उठाया, उस टसल को भुनाने के लिए कि उनके आने से सरकार गिरे, इसलिए पूरी रणनीति की। चलिए, एक और बड़ा सवाल आपके इस प्रश्न से मेरे दिमाग में आया है कि क्या ये जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की बीजेपी की रणनीति है, ये कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के भी खिलाफ है? शायद जवाब हाँ में मिलता है। याद कीजिए 2003 में दिग्विजय सिंह के खिलाफ क्या कैंपेन किया बीजेपी ने। टिल नाउ अभी तक दिग्विजय सिंह के खिलाफ कैसे चलती है बीजेपी। और फिर आते हैं 2018 1 मई को कमलनाथ, बीजेपी फिर कान खड़े करती है। ये लीडर भी आ रहा है, बड़ा लीडर है, दिग्विजय सिंह से भी अगर सीनियरिटी में देखें बड़ा भाई कहलाता है। इनकी घेराबंदी करनी है, इनको पकड़ना है, और पूरी बीजेपी कमलनाथ जी को पकड़ती है। और मौका मिलता है कमलनाथ जी को पकड़ने का बाय इलेक्शंस के जरिए, और इसके लिए बहुत चतुराई से कांग्रेस के ही एक नेता को पकड़ लिया जाता है, या उनके जिस तरह के आंतरिक द्वंद्व होते हैं उनको बीजेपी में लाया जाता है, और कमलनाथ जी से कह दिया जाता है कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के बाद हमने अब आप पर निशाना साधा है। कितने सहमत हैं शिवराज पटेरिया, मैं जरूर जानना चाहूंगा। पटेरिया साहब जी। शरद जी, वास्तव में जो निशाने की आप बात कर रहे हैं, तो निशाने तो कई तरीके के हैं, और अगर मैं आपसे सही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लगातार निशाने पर ले रही है, और लगातार जो निशाने पर, चाहे वो शिफ्ट कर रहे हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ, वो मध्य प्रदेश से कांग्रेस को बड़ा डेंट देने की तैयारी में है। उसी के तहत लगातार इसी पोजिशनिंग भारतीय जनता पार्टी की लगातार शिफ्ट होती चली जा रही है। जी, श्रीमाली जी, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि सरकार बनाना है, बिल्कुल जरूरी है, सरकार बनाएंगे, उसके अपने फायदे हैं, लेकिन असली जो टारगेट है इसके पीछे बीजेपी का, वो है कांग्रेस को कमजोर करना, और कांग्रेस की उस लीडरशिप को मध्य प्रदेश में चोट पहुंचाकर मार्जिनलाइज्ड कर देना, किनारे पर खड़ा कर देना, क्योंकि 2023 में क्या मुस्तकबिल है अब कांग्रेस का? जी नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि भाजपा के निशाने पर कांग्रेस रहती है, और कांग्रेस कोई पार्टी तो जैसी तो रहती नहीं है। कांग्रेस में नेता ही रहते हैं, और नेताओं को ही निशाने बनाने से काम चलेगा, जैसा कि आपने गिनाया अभी। तो और वैसे गलत भी नहीं है भाई, जब राजनीति में है तो राजनीति में प्रतिद्वंदता का यही तरीका होता है।
और वो उसका पालन भी करते हैं। जैसे दिग्विजय सिंह को मिस्टर जो बंटा ढार के रूप में किया या राहुल गांधी को पप्पू के रूप में किया, तो ये दोनों की अपनी एक चतुराई है। कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है, जैसा कि आप सब विद्वान लोगों ने भी डिस्कस किया है, कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि कांग्रेस में समन्वय नामक कोई चीज है नहीं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे एक तीसरे पिलर कांग्रेस से बाहर चले गए, तब भी चुनाव में कोई कांग्रेस एकाकार होके बिल्कुल भगवान का भजन नहीं कर रही थी। वो अपने अपने तरीके से छोटे मोटे वैसे इस कीर्तन गाती थी जैसे वो गाती रहती है गुटबाजी के कीर्तन, ठीक है, तो वो चल रहा था। तो अब कांग्रेस के नेता ये कहते हैं गुटबाजी हमारी ताकत है और गुटबाजी हमारी कमजोरी है, जब हम इकट्ठे हो जाते हैं तो जीत जाते हैं, क्योंकि हमारे पास संगठनात्मक ढांचा नहीं है। वो कांग्रेस का हर नेता बड़ी स्वीकार करता है। ये बड़ी बात कही। हर्षवर्धन जी की तरफ चलूंगा मैं। जी आप बात पूरी कर लीजिए शिमाली जी, पूरी कर लीजिए। ये बात है भाई, बीजेपी वही करेगी जो उसको करना चाहिए। अगर सबसे बड़ी बात क्या कि बीजेपी में अभी भी बहुत सारे या ज्यादातर नेता जो कंबाइंड सिचुएशन होती है उसके लिए काम करते हैं। वो होते अलग अलग है, हो सकता है कभी कभी अपन मीडिया में भी दिखाते हैं, मतभेदों में दिखाते हैं, ये बातें करते हैं, लेकिन जब वो कांग्रेस होती है तो कांग्रेस के लिए बिल्कुल एक और बहुत दिलचस्प सवाल, क्योंकि वो उनको बचपन से जो सीखा, अनुशासन, जो बातचीत, जो विचारधारा, वो सारी की सारी एक चीज पर तो कम से कम जाके टिकती है कि पहले कांग्रेस खत्म करेंगे उसके बाद बात करेंगे। कांग्रेस को खत्म करने का एक बहुत सरल तरीका है, वो है उसके नेता को खत्म करना, क्योंकि कांग्रेस में 3-4 सर मैं लौटूंगा आपकी तरफ, मैं इंदौर चलता हूं अब हर्षवर्धन प्रकाश जी की तरफ। और देव शिमाली जी की बात से एक बहुत दिलचस्प सवाल मेरे दिमाग में आया। हर्षवर्धन जी, ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश में शिवराज जी के लिए चुनौतियां नहीं रही हैं, बड़ी टॉल लीडरशिप है मध्य प्रदेश में बीजेपी की, बहुत टॉल लीडरशिप है। कैलाश विजयवर्गीय जी आपके अपने मालवा रीजन से आते हैं, उनके कई कैबिनेट एसोसिएट्स जो एक समय मुख्यमंत्री पद के लिए देखे गए, लेकिन बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप की जो मंशा कि लीडर जो हमारा है हमें उसके साथ चलना है। शिवराज जी अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, शिवराज जी को पूरा 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 संरक्षण और पूरा समर्थन है। और बाकी भी जो नेता हैं वो भले ही राइवलरी की बात करें, मैं याद करता हूं कैलाश जी से एक बार मैंने पूछा था कि आप क्या मुख्यमंत्री पद के लिए बड़े पोटेंशियल माने जाते हैं, उन्होंने कहा शरद जी मैं नहीं, 230 के 230 अगर वो झूठ बोलते हैं, अगर ये नहीं कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन ये मौका मिलता है आपकी अपनी एबिलिटी, आप सेंट्रल लीडरशिप का समर्थन। तो क्या बीजेपी की ये ताकत उसको बहुत अलग खड़ा करती है कांग्रेस से? कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को नहीं संभाल पाई सर जी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मेरी अभी हाल में अपने एक दोस्त से बात हुई, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं थे तब वो 15-20 साल पहले कभी भोपाल के एयरपोर्ट पे आए, उनके साथ केवल 3-4 समर्थक थे और कुछ ही दिन के बाद जो है वो मुख्यमंत्री बन गए। तो उस समय वो शिवराज सिंह चौहान एक अनसंग हीरो थे लीडरशिप के मामले में बीजेपी में, जो कि एकदम से बड़े पद पे आए और उसके बाद जिस किस्म से उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई है। और शरद जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पब्लिक के साथ कनेक्ट करने का जो हुनर शिवराज सिंह चौहान में है वो बीजेपी के उनके जो मुकाबिल नेता हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के उनमें नहीं है। जिस गंवई अंदाज में वो अपनी बात कहते हैं और कनेक्ट करते हैं पब्लिक के साथ, वो तो कमाल का असर होता है। और यही वजह है कि जब कमलनाथ सरकार गिरी या गिराई गई, उसके बाद भाजपा की जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने शिवराज सिंह चौहान पे ही भरोसा जताया कि आप ही इस क्रूशल कंडीशन से हमको बाहर ला सकते हैं। ये उनके अनुभव को एक बार फिर समर्थन दिया। जहाँ तक सिंधिया की बात है तो मुझे लगता है सिंधिया जैसा एक बड़ा चेहरा जिसको कि मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पे देखा गया, वो अगर कांग्रेस से जाता है और कांग्रेस आलाकमान उनको कांग्रेस में रोक नहीं पाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब मुझे लगता है कि एक नया अध्याय खुल जाता है कांग्रेस में कि किस तरीके से आप अपने लीडर्स की उपेक्षा करते हैं। तो बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए सिंधिया का जाना, और उसके बाद कमलनाथ का चेहरा है, चुनाव है, कल परिणाम है। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। आप दिनेश जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे? चलिए, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। थोड़ा सा जायका बदलते हैं, मालवा निमाड़ की जनता क्या कहती है नतीजों को लेकर, आइए देख लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर कंक्लूड करेंगे इस बातचीत को। कांग्रेस की सरकार बनेगी?
फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते 25 से 28 सीटें लेके आएंगे। कमलनाथ जी वापस आ रहे हैं, शिवराज जी जा रहे हैं। किस हिसाब से आप देख रहे हो मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, जो बिक के गए हैं उनको तो जनता माफ करेगी नहीं। निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनना है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं शिवराज जी की बौखलाहट में साधु संतों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार आएगी और भगवान कांग्रेस के साथ है। दोनों भारी है, गुड्डू भी भारी है, सिलावट जी भी भारी है, दोनों भारी। अब किधर क्या कर सकते, नहीं कह सकते। ये तो किसकी सरकार बनेगी? शिवराज किस हिसाब से? विधायक है उनके पास में। किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी सर। नहीं तो कमलनाथ ने करा क्या है, कांटे की टक्कर नहीं, तुलसी सिलावट जीत का एक तरफा। काम अच्छे करे मोदी जी ने, तो उसके हिसाब से तो उनको बनना चाहिए। जीतेगी तो बीजेपी भी है, मोदी सरकार। काम तो भाजपा के ही दिख रहे हैं। कांग्रेस आई जब मौके पे, जब काम करना चाहिए, जब हट गई, जब मेन देश पूरा जूझ रहा था, जब कांग्रेस सामने नहीं आई, पीछे हट गए, तो बागी उनको कौन बनाता सरकार? कोई भी नहीं बनाता। अब तो सब समझदार होगा, तो भाजपा ही आएगी ऑलमोस्ट। किसका विधायक जीतेगा, किसकी बनेगी सरकार? कमलनाथ, शिवराज? शिवराज की बनेगी सरकार। वजह क्या है? काम किए उन्होंने, अच्छे काम किए। मकान मिला है, किसकी बनेगी सरकार? अब ये तो कह नहीं सकते। तो देखा आपने, एक मिक्स रिएक्शन है, लेकिन यहाँ भी पड़ला थोड़ा सा बीजेपी को आप कह सकते हैं कि एज है। और ये बीजेपी का एक तरीका है काम करने का भी, काम को दिखाने का भी, काम को प्रचारित करने का भी। और जिसको बीजेपी लीडर चुनती है उस लीडर के साथ पूरी ताकत से खड़ा होने का भी। ऐसा नहीं है अंतर्विरोध किसी पार्टी में नहीं होते, लेकिन बीजेपी अपने अंतर्विरोधों को छिपाकर मुस्कुराती है और कांग्रेस में ये अंतर्विरोध नासूर बन जाते हैं या विद्रोह और बगावत के तौर पर सामने आते हैं, जिसकी कीमत चुकाई है कांग्रेस ने 2018 के बाद सरकार बनने पर भी। क्या सीख सकती है संदीप जी कांग्रेस? और 2023 की तस्वीर पर मैं ज़रूर बात करूंगा। किस तरह से आप बीजेपी कांग्रेस की सूरत देखते हैं 2023 में? शरद जी, इस चुनाव ने एक बात तो कह दी है, जो आक्रामक तौर पर चलेगा वो बढ़त लेगा। बीजेपी इस चुनाव में अंत के समय में, जिसको अपन क्रिकेट की भाषा में कहें, जो लास्ट ओवर होते हैं, उससे बहुत तेज खेली है। कांग्रेस शुरू में तेज खेली है। मुझे जो सबसे बड़ी इस चुनाव में एक चीज लगी कि कांग्रेस एक बड़ी चूक कर गई। कांग्रेस पूरे समय गद्दार पे टिकी रही। अगर वो इस बात पे आ जाती कि क्या बीजेपी सत्ता में रहते हुए किसानों का कर्ज माफ करेगी, बेरोजगारों को भत्ता देगी, अगर बीजेपी ऐसी बात कहती है तो मतदाताओं से कांग्रेस जाके अपील करती कि अगर बीजेपी ये वादे कर रही है और आप भरोसा कर रहे हैं तो बीजेपी को वोट दीजिए, तो बॉल रिवर्स चली जाती है। और उसमें कांग्रेस मुझे लगता बड़ी चूक कर गई। और कांग्रेस अगर आक्रामक नहीं हुई तो मध्य प्रदेश में दिन प्रतिदिन और कमजोर होती जाएगी, क्योंकि बीजेपी मध्य प्रदेश में एक नई प्रयोगशाला बना रही है। और आप भी मान के चलिए कि नई लीडरशिप डेवलप कर रही है, यूथ को आगे ला रही है, वो आगे के 20 साल की तैयारी कर रही है। अगर कांग्रेस नए चेहरों को नहीं ला पाई, ये तो बड़ा सवाल है आपने खड़ा किया डॉक्टर वाजपेयी। नई लीडरशिप, प्रयोगशाला, 20 साल की तैयारी। देखिए शरद जी, बहुत मार्के की बात पौराणिक साहब ने कही है, और मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद चुनाव प्रबंधन का बड़ा हिस्सा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा खुलासा करने के मूड में तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ बहुत सारी बातें आपने कही हैं। और दूसरी जो सबसे बॉटम लाइन वही है कि आप लोगों की बातों को क्या एड्रेस करते हैं। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ, खोल देता हूँ पत्ता। कि हमारे पास एक बहुत बड़ा विषय था कि 15 महीने में जो जनता केंद्रित योजनाएं थी जो बंद की गई, उनको हम जल्दी जल्दी कैसे खोल दें वापस। चाहे वो मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप की बात हो। आपने देखा बिहार में राहुल गांधी जी ने वादा किया इस बात को, उन्होंने मध्य प्रदेश से कॉपी, लेकिन ओरिजिनली किसकी है? ये शिवराज जी की है। फिर उसके बाद चाहे कन्यादान योजना की फटाफट राशि मिल जाए लोगों को, हमने ये नहीं कहा हम 51 देंगे, ईमानदारी से कहा हम भाई उतनी दे पाएंगे, और लेकिन मिलेगी, रेगुलर मिलेगी, खाते में जाएगी। आज भी आपने देखा होगा श्योपुर में खड़े होकर चौपाल पे उनने पूछा किस किस को मिल गई, ये किया। 37 लाख राशन की पर्चियाँ, मिलेगा। तो हमने क्या डिलीवर, 10,000 रुपये महीना किसान सम्मान निधि खाते में मिलेगी, प्रमाण पत्र नहीं। तो ये जो पौराणिक साहब ने बात कही है कि देखिए डिलीवरेबल पे काम करना,
ये बहुत आवश्यक है। बाकी तो जुमले ठीक है अपनी जगह, जो आप लोग उपयोग करते हैं उसकी बात अलग है। तो 7 महीने में हमारा कैलेंडर आखिरी 23 दिन का हमारे पास था, जो बहुत महत्वपूर्ण था। मुझे आज भी याद है, मतलब शिवराज जी ये सोचा करते थे कि इतनी तारीख को आचार संहिता लग जाएगी। आप लोगों को भी ध्यान होगा, शायद 25 के आसपास हम लोग सोच के चल रहे थे। हमने एक रिवर्स कैलेंडर बना रखा था। तो हमारा ये था कि रोज़ एक योजना को रिवर्स करके और फिर उसके हितग्राही को, आपने देखा होगा मिंटो हॉल से बटन दबा के वो राशि का लोकार्पण उनके खातों में चले जाए। फिर मैं बोल रहा हूँ खाते में चले जाए, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर हो, उसको 10,000 मिल जाए, भले ही 10,000 लोगों को मिले, 20,000 लोगों को मिले, लेकिन वो उनके खाते में जाना चाहिए। लैपटॉप डिलीवर्ड हो जाना चाहिए वोटिंग और आचार संहिता से पहले। तो हम केवल बातें नहीं करें कि हम इन योजनाओं को पुनः लेकर आ गए, बल्कि ये चीज़ डिलीवर्ड होना चाहिए। इस पर ध्यान शिवराज जी ने दिया है, तो ये भारी पड़ता है भाषणों पर। सुशील जी, मध्य प्रदेश में शिवराज जी का होना, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में हैं, कहते हैं कहने वाले समीक्षक नहीं संभाल पाए। गोपीनाथ मुंडे की बहुत याद आती है, प्रमोद महाजन बहुत याद आते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज जी का होना, एक सीजन प्लेयर का होना, एक बड़ा अंतर पैदा कर गया। ये स्वाभाविक है कि शिवराज जी जिस तरीके से उन्होंने 13 साल सरकार चलाई थी, अगर लास्ट का जो है उसमें भी खासकर ग्वालियर चंबल में जो एपिसोड हुआ था, उसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो कांग्रेस की केवल एक घोषणा जो थी वचन पत्र में, किसानों का कर्ज माफ। अदरवाइज आप देखिए कि चाहे वोट शेयर वाली बात कर लें तो आप जो है कहीं ना कोई बहुत ज़्यादा नुकसान की स्थिति में नहीं। सीटों का जरूर थोड़ा बहुत उलटफेर हो गया था, लेकिन शिवराज जी आज की डेट में भी आपने के चैनल ने भी दिखाया कि किस तरीके से शिवराज को लोग मानते हैं। शिवराज जी अभी भी बीजेपी के लिए बहुत बड़े एसेट हैं। दुर्गेश जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आप, ओवरऑल जिस तरह की बातचीत हुई उस पर एक कंक्लूड। देखिए, प्लस 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 बीजेपी के लिए बहुत सारे हैं, ऐसी बातचीत में सामने आते हैं और वो सच है, आप भी मानते हैं। या ये फोरम नहीं है इंडोर्स करने का, लेकिन ये आपके हाथ में भी नहीं है कि आप रातों रात आरएसएस जैसे किसी संगठन को, सेवा दल जैसा कभी था, आप खड़ा करके कांग्रेस में एक अनुशासन की लहर दौड़ा दें। आंदोलन की पार्टी है कांग्रेस। ये बिल्कुल सही है, कांग्रेस आंदोलन की पार्टी है और कांग्रेस जनता के लिए अपनी एक छवि के रूप में आती है, अपनी बातों को लेके आती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है वो षड्यंत्रों की पार्टी है, जो उनको नागपुर से सीखने को मिलता है। देश की आजादी से मुझे लगता है, देखिए फिर अगेन आप उन बातों का मंच चाहूंगा कि कड़वे नोट पे ऐसा फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा, आपके पास टाइम नहीं रहेगा। इसके लिए बहुत लड़ाई मैं कहूंगा कि राहुल गांधी देश को तोड़ने का षड्यंत्र करते हैं, आरिफ मसूद देश को तोड़ने का षड्यंत्र करते हैं, दिग्विजय सिंह देश को तोड़ने का षड्यंत्र करते हैं। आज शांति भंग करने पे 100 कांग्रेस के लिए क्या अंतर्निहित मैसेज है, बताइए आप। इसका विधायक फरार है शरद। बात आई कि साहब नेताओं को देश के टुकड़े किसने किए, चलिए बता दीजिए। कांग्रेस ने किए। ये विषय नहीं है। नहीं तो क्यों वो उस दिशा में जा रहे हैं? ऐसी भाषा में क्या बात कर रहे हैं ये लोग? क्या है अभी अपने घावों को कुरोदते रहते हैं। बीजेपी, उस पे मैं जवाब दे रहा हूँ, बीजेपी क्या है और कांग्रेस क्या है। आपने मुझसे यही सवाल किया, अपनी बात कर। मैं बिल्कुल कांग्रेस की बात मैंने बताई, कांग्रेस क्या है। खत्म हो गई कांग्रेस और भारतीय जनता, ये फिर कांग्रेस खत्म हो गई। अरे भैया, षड्यंत्र की जो आपकी मातृ संस्था है, बिहार में देश की आजादी से लेके आज तक कहाँ हो? खत्म हो गए साहब। ये आजादी वाली कांग्रेस ही नहीं है शरद जी। बात कर रहे हैं आजादी वाली कांग्रेस थी महात्मा गांधी की, ये नेहरू और उनकी बेटी की है, और अब नाती पोतों की हो गई। क्योंकि आपका पहला संगठन कहीं ना कहीं षड्यंत्र पूर्वक फेल हुआ। ये कोई कांग्रेस है क्या? तमाशा है, तमाशा है कांग्रेस है। आप बताइए, आरिफ मसूद, अच्छा शरद जी बताइए किस धारा में फरार है वो आदमी, बताइए। देश को तोड़ने के लिए खड़ा हो गया यहाँ पे, सांप्रदायिक दंगे कराने इनको। ये विषय नहीं है, ये सांप्रदायिक दंगे कराने जी। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और बहुत शुभकामनाएं आपको भी देता हूँ, और डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, और बहुत शुभकामनाएं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए हैं। हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। एक छोटा कमेंट उनका, बहुत कुछ 30 सेकंड है डॉक्टर सत्यप्रकाश। ओवरऑल चुनाव के सिनेरियो पर एक आपका कमेंट, फिर मैं कंक्लूड करूंगा इस बातचीत को। जी, ये बात पक्की है शरद जी कि कांग्रेस इस पूरे 28 में बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन सत्ता में वापसी भाजपा ही करेगी, क्योंकि उसकी परिस्थिति कुछ ऐसी है, क्योंकि जिन सीट्स पर शिवराज सिंह का अस्तित्व रहा है वहां पर वो बड़ी मार्जिन से सीट जीतेंगे और बीजेपी सत्ता में आएगी। लेकिन कांग्रेस अगर 20 तक टच करती है तो
को कहीं ना जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह जी जो मैनेजमेंट इस समय देख रहे हैं वो साफ जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं उन्हें कांग्रेस से खतरा है। चलिए, तो ये जो बीजेपी की ताकत है, मैं कंक्लूड इसको इस तरह करूंगा सलीम जावेद की चर्चित फिल्म दीवार से, कि दो भाइयों के बीच संवाद है और एक कहता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, क्या है तुम्हारे पास। अगर कांग्रेस ये कहती है कि हमारे पास बिकाऊ टिकाऊ है, हमारे पास विश्वासघात और पक्षद्रोह की कहानियां हैं, हमारे पास सरकार का पूरा जनादेश था लेकिन उसको भग्न किया गया, तो बीजेपी का जवाब होता है कि हमारे पास शिवराज है, हमारे पास एक काडर बेस्ड संगठन है, हमारे पास डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है, और उसके बाद तैयार हो रहे अरविंद भदौरिया हैं, और उसके बाद जिस तरह से चुनाव प्रबंधन समिति को गठन इस इलेक्शन में बाय इलेक्शन के लिए किया गया और उसने जो तैयारी की, यानी एक तरफ एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव, जब भी मैदान क्रिकेट की भाषा में मैं बात करूं तो अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट पर भरोसा करती है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं क्योंकि वो आंदोलन की पार्टी है, वो बहुत ज़्यादा योजना बनाने में भरोसा नहीं करती, बहुत रणनीति पर डिपेंड नहीं करती, जो चला गया सो चला गया, जाने दीजिए, हम तो खुलकर बल्लेबाजी करेंगे, खुलकर बैटिंग करेंगे, और इसी में कई बार विकेट भी गड़बड़ हो जाता है। लेकिन बीजेपी कागज़ पर योजना बनाती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो ये लड़ाई है बहुत दिलचस्प। ऐसा नहीं है कि जो नेचुरल इंस्टिंक्ट से खेलता है वो हर बार हारता है, लेकिन ये सही बात है कि जो बहुत प्लानिंग से, तैयारी से मैदान में उतरता है, तमाम हर पहलुओं को विचार करता है, उसकी हार कठिन होती है। तो देखना होगा कि आंदोलन की पार्टी कांग्रेस, जिसने कई झंझावात झेले, ये जय उसकी होगी या फिर ये जय उस पार्टी की होगी जिसने 15 साल तो परचम फहराया और फिर परचम फहराया अपना, लेकिन अब वो इंतज़ार कर रही है कि पूरे बहुमत के साथ आए और उस बहुमत के साथ आगे बढ़े। ज़्यादा वक्त नहीं है, इंतज़ार कीजिएगा। और ये एग्जिट पोल जो सीनियर जर्नलिस्ट का था, हमने कोशिश की कि एक पिक्चर आपके सामने रखें। मैं एक बार फिर डॉक्टर सत्यप्रकाश जी का, देव श्रीमाली जी का, शिवनराग पटेरिया जी का, दिनेश गुप्ता जी का, सुशील शर्मा जी का, संदीप पौराणिक जी का, दुर्गेश जी का और डॉक्टर हितेश वाजपेयी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत डिग्निटी से सारे पैनलिस्ट हमारे यहाँ बात किए, खासतौर से राजनीतिक मेहमान भी हमारे दोनों, और जो गर्मा गर्मी थी वो बहुत स्वाभाविक है था, लेकिन वो गर्मा गर्मी भी नहीं थी, एक्सचेंज ऑफ हीट थी थोड़ी बहुत, वो भी चलिए उसको भी देखिए कि चुनाव के एक दिन पहले अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा। सर बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला जारी है और इलेक्शन की बड़ी तैयारी है, परिणामों को लगातार देखिएगा बंसल न्यूज़ पर सटीक अचूक विश्लेषण के साथ। इजाज़त, नमस्कार सर।